प्यारे विद्यार्थियों, मैं गणित अध्यापक मोहित कुमार त्यागी, बीएमएम इंटर कॉलेज मऊ खास मेरठ, आज इस लेक्चर में आपको निश्चित समाकलन करा रहा हूँ। इससे पहले लेक्चर्स में हम अनिश्चित समाकलन में समाकलन का परिचय, खंडशः समाकलन, प्रतिस्थापन समाकलन, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन तथा कुछ विशेष प्रकार के समाकलन करना सीख चुके हैं। निश्चित समाकलन का प्रयोग निश्चित समाकलन में किया जाता है। अब निश्चित समाकलन की बात करें तो उसकी परिभाषा ये बन जाती है कि जब किसी फलन का समाकलन दो निश्चित सीमाओं के लिए किया जाता है तो इसे निश्चित समाकलन कहते हैं। इसे समाकलन a to b f(x) dx से निरूपित करते हैं तथा a से b में f(x) का समाकलन पढ़ते हैं, जहाँ b समाकलन की उच्च सीमा अपर लिमिट व a समाकलन की निम्न सीमा लोअर लिमिट होती है। यदि समाकलन f(x) dx बराबर कैपिटल F(x) हो तब समाकलन a to b f(x) dx बराबर होगा। इस फलन में बाहर ऐसे लिख देंगे, पहले नीचे लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट, और फिर x की जगह हम फंक्शन में वैल्यू रखकर पहले अपर लिमिट माइनस फिर लोअर लिमिट रखकर इसका मान निकालते हैं। अब निश्चित समाकलन के सवाल शुरू करते हैं। ये एक्सरसाइज 7.9 का सवाल नंबर 2 है, इंटीग्रेशन 2 to 3 1/x dx। अब हमें इसका समाकलन करना है तो समाकलन के लिए क्या करेंगे, पहले 1/x का समाकलन, तो 1/x का समाकलन लिखेंगे तो वो होता है log x, जो अब तक हम फॉर्मूले याद कर चुके हैं या समाकलन करना सीख चुके हैं। और अब इस लिमिट को पहले यहाँ लिख देंगे 2 to 3। अब इसके बाद हमें क्या करना है, पहले ही उच्च सीमा यानी कि अपर लिमिट का मान रखना है log 3 और माइनस फिर रखेंगे लोअर लिमिट निम्न सीमा का मान log 2, और अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू, अब यहाँ log m माइनस log n की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं तो ये हो गया log 3/2, जो कि log m माइनस log n बराबर होता है log m/n। तो ये आपका आंसर आ गया। अब इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको देखते हैं। तो ये है I बराबर लिमिट 0 to π/4 sin 2x dx। इसको हम प्रतिस्थापन से भी कर सकते हैं या ये डायरेक्ट फार्मूला है हमारा sin ax प्लस b, इसका समाकलन होता है माइनस का cos ax प्लस b अपॉन a और प्लस c। अब यदि हम इसका समाकलन की बात करें तो समाकलन होगा sin 2x का समाकलन हो जाएगा माइनस के cos 2x अपॉन 2, और लिमिट हम ये बाहर रख देंगे 0 to π/4। अब I बराबर -1/2 कॉमन कर लिया या बाहर निकाल लिया। अब यहाँ लिमिट की पहले रखेंगे उच्च सीमा यानी कि cos 2 into π/4 माइनस फिर रखेंगे लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा cos 2 into 0 यानी कि cos 0। अब ये हो गया I बराबर माइनस का 1/2, ये आ गया cos π/2 और माइनस cos 0 का मान 1 होता है और cos π/2 का मान 0 होता है, तो ये हो गया -1/2, 0 माइनस 1 यानी कि प्लस का 1/2। ये आपका आंसर हो गया। और आगे देखते हैं। अब एक्सरसाइज 7.9 का सवाल नंबर 10 है आपका, लिमिट 0 to 1 समाकलन है 1/1 प्लस x²। तो ये हमारा डायरेक्ट फार्मूला है, तो 1/x² प्लस a² वाली जो फॉर्म है उसका समाकलन होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। तो हम यहाँ सीधा सीधा फार्मूला प्रयोग कर लेंगे, तो a की जगह आपका 1 है तो ये हो गया I बराबर 0 to 1, ये कह सकते हैं ये है dx/1 का स्क्वायर और प्लस x का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा तो a इज इक्वल टू 1/1 और tan इनवर्स x/1। अब लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे तो पहले हम रखेंगे अपर लिमिट, तो ये हो गया tan इनवर्स 1 और माइनस tan इनवर्स 0, इनकी वैल्यू रख देते हैं। tan इनवर्स 1 का मान होता है π/4 और tan इनवर्स 0 हो गया 0, तो ये हो गया I बराबर π/4।
तो ये इसका आंसर हो गया। अब आगे देखते हैं, एक्सरसाइज 7.9 का ही सवाल नंबर 12 है कि लिमिट 0 टू π/2 cos स्क्वायर एक्स dx, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यहाँ cos स्क्वायर एक्स या sin स्क्वायर एक्स दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। तो इसको हम क्या करेंगे, cos 2x का जो फॉर्मूला है वो होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और यहाँ से 2 cos स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा, इस 1 को इधर ले आएंगे तो 1 प्लस cos 2x, या cos स्क्वायर एक्स बराबर होगा 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। यदि ये sin स्क्वायर एक्स का समाकलन होता तब भी हम इसी तरह से cos 2x के फॉर्मूले से वैल्यू निकाल के और हम यहाँ रख देते। अब इसका समाकलन करते हैं, तो ये हो गया 1/2। पहले 1 का समाकलन करेंगे, तो 1 का समाकलन होगा थीटा या x होगा, तो ये हो जाएगा x, और cos 2x का समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा sin 2x अपॉन 2, और ये लिमिट रख देंगे 0 टू π/2। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा I बराबर 1/2, पहले x में रखते हैं तो ये होगा x में π/2 माइनस 0, फिर प्लस 1/2, और यहाँ हो जाएगा साइन 2 इंटू π/2 और माइनस साइन 0। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो ये हो गया I बराबर 1/2 π/2, और साइन 0 का मान 0 होता है, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो ये आपका जो है साइन पाई बचेगा, तो 1/2, और यहाँ पे हो गया साइन पाई और माइनस साइन 0 का मान 0, साइन पाई का मान भी 0 होता है, तो ये हो गया I बराबर 1/2 और π/2 और प्लस 1/2 इंटू 0, तो ये आ गया π/4, π/4 इसका आंसर आ गया। अब आगे देखते हैं, ये एक्सरसाइज 7.10 का सवाल नंबर 1 है। I बराबर लिमिट 0 टू 1 x dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका समाकलन करना है। तो ये जो हमारा सवाल है ये सीधे सूत्र पर आधारित नहीं है, इसमें कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगेगा। यहाँ हमें प्रतिस्थापन समाकलन करना है, और प्रतिस्थापन समाकलन में हम क्या करते हैं कि ऐसे मान को t मानते हैं कि जिसका अवकलन डिफरेंशिएशन सवाल में हो। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t मान लेते हैं। अब इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, 1 का हो गया 0, और ये हो गया dt/dx, या x dx बराबर हो गया dt/2। अब निश्चित समाकलन में यदि हम प्रतिस्थापन मेथड यानी कि प्रतिस्थापन समाकलन प्रयोग कर रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है कि जब उस समय पे हमें लिमिट भी बदलनी है। तो अब हम लिमिट बदलेंगे कि जब एक बार लोअर लिमिट x बराबर 0, तो t बराबर, जब हम यहाँ पे x बराबर 0 रखेंगे तो t बराबर हो जाएगा 0 प्लस 1 यानी कि 1 हो गया। फिर अपर लिमिट रख के देखते हैं, x बराबर 1 तो t बराबर हो जाएगा 1 का स्क्वायर और प्लस 1, तो t बराबर हो गया 1 प्लस 1 2। तो इस तरह से हमारी लिमिट भी चेंज हो गई। तो अब ये सवाल आ गया चेंज होकर x dx की जगह हो जाएगा dt/2, 1/2, और लिमिट जो थी हमारी लोअर लिमिट तो बन गई थी हमारी 1, और अपर लिमिट बन गई थी हमारी 2, क्योंकि t बराबर 1 और t बराबर 2, और ये x dx की जगह dt/t और dt/t यानी कि dx/x, ये आपका समाकलन का होता है सीधा फॉर्मूला log x प्लस c। तो ये हो गया I बराबर 1/2, और ये समाकलन हो गया log t, और लिमिट रख देंगे लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। अब इसको सॉल्व कर देंगे, तो इसको मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। तो ये हो गया I बराबर 1/2, पहले अपर लिमिट का मान रखेंगे log 2 माइनस log 1, और log 1 का मान 0 होता है, तो ये हो गया I बराबर 1/2 log 2। ये आपका आंसर आ गया। और आगे देखते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं, और ये है हमारा समाकलन है 0 टू 1
एक्स ई की पावर 2x dx। तो इसका समाकलन हमें करना है। तो ये दो फलन हैं हमारे और जिनकी प्रोडक्ट जिनकी गुणा हो रही है, तो दो फलनों की गुणा का समाकलन करने के लिए हम खंडशः समाकलन बाई पार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। और ये सूत्र है उसका कि समाकलन, मान लीजिए दो फलन हैं, एक f1x और एक f2x, तो उनका समाकलन करना है। तो f1x ऐसा ही रहेगा, f2x का समाकलन होगा, माइनस फिर f1x का अवकलन होगा और f2x का समाकलन, और फिर सारे का समाकलन होगा। तो इस सूत्र में वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ x e की पावर 2x में x को प्रथम फलन यानी कि f1x और e की पावर 2x को द्वितीय फलन f2x मानकर वैल्यू रखते हैं। आइलेट के अनुसार भी x अलजेब्रिक फंक्शन है और e की पावर 2x हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो इसको हम प्रथम फलन मानेंगे। तो अब ये बन जाएगा x, ऐसा ही e की पावर 2x का समाकलन करेंगे तो ये इस वाले फॉर्म से होगा, e की पावर ax dx बराबर होता है e की पावर ax अपॉन a, या प्रतिस्थापन से जो करते थे। तो ये होगा e की पावर 2x अपॉन 2 और यहाँ लिमिट रख देंगे 0 to 1 माइनस फिर लिमिट 0 to 1 और x का अवकलन करेंगे तो 1 होगा और e की पावर 2x का समाकलन तो ये होगा e की पावर 2x अपॉन 2 और फिर सारे का समाकलन होगा। अब ये लिमिट रखते हैं तो पहले अपर लिमिट, तो अपर लिमिट क्या है हमारी 1, इस 1 अपॉन 2 को बाहर ले लेते हैं तो 1 e की पावर 2 माइनस x की जगह 0 तो ये 0 हो जाएगा, माइनस ये 2 हो गया और e की पावर 2x का फिर समाकलन करेंगे तो e की पावर 2x अपॉन 2 होगा। ये आपका इसका समाकलन हो गया, फिर लिमिट रख दी 0 to 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो गया e स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन इस 2 को भी बाहर कर लेते हैं 4 और यहाँ लिमिट रखते हैं तो ये हो गया e की पावर 2, पहले लिमिट x की जगह 1 और माइनस e की पावर 0, e की पावर 0 1 होगा। अब ये हो गया i बराबर मल्टीप्लाई कर देते हैं e स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 4 e स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस ये आपका 1 अपॉन 4। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम आ गया 4, तो ये हो गया 4, यहाँ हो गया 2 e स्क्वायर माइनस e स्क्वायर और प्लस 1। तो ये कह सकते हैं हम कि i बराबर 2 e स्क्वायर माइनस e स्क्वायर, तो e स्क्वायर और प्लस 1 अपॉन 4, ये इसका आंसर हो गया। और आगे देखते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये निश्चित समाकलन के कुछ गुण धर्म हैं जिनको प्रगुण भी कहा जाता है। निश्चित समाकलन के सवालों में प्रगुण का प्रयोग करके हम सवालों को रुचिपूर्ण और आसान बना सकते हैं। अतः जो मेथड अब तक हमने सीखे हैं, प्रतिस्थापन, खंडशः समाकलन या आंशिक भिन्न, उनके साथ हम प्रगुण का प्रयोग करें तो सवाल हमारे और आसान बन जाते हैं। और प्यारे विद्यार्थियों, बोर्ड परीक्षा में जो 8 नंबर का निश्चित समाकलन का सवाल पूछा जाता है वो इन प्रगुणों पर आधारित होता है। अतः इन प्रगुणों को अच्छे से देख लें, फिर इन पर सवाल करेंगे। तो सबसे पहला प्रगुण ये है, लिमिट a to b fx dx है और हम लिमिट को आपस में बदलना चाहें तो बदल सकते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस चिन्ह आ जाएगा b to a fx dx। इसी प्रकार लिमिट a to b fx dx है तो ये हो सकता है लिमिट a to b ft dt। अर्थात यदि हम वेरिएबल बदल देते हैं तो हमारे समाकलन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी प्रकार a to b fx dx, तो ये एक महत्वपूर्ण प्रगुण है, तो ये होता है a to b f a प्लस b माइनस x dx। दोनों लिमिट को जोड़कर और फंक्शन में हम x की जगह पर a प्लस b माइनस x रख सकते हैं। ये हमारा नंबर 4 प्रगुण है जो नंबर 3 का ही विशेष रूप है। 0 to a fx dx बराबर होता है 0 to a f a माइनस x dx। इसी प्रकार नंबर 5 है हमारा a to b fx dx बराबर होता है a to c fx dx प्लस c to b fx dx, जहाँ c ये दो नई लिमिट बनी है और उसका मान a और b के बीच होता है। यहाँ c लोअर लिमिट है और यहाँ c अपर लिमिट है। इसी प्रकार ये नंबर 6 है हमारा, लिमिट 0 to 2a fx dx बराबर होता है 2 0 to a fx dx, जहाँ
f2a माइनस एक्स बराबर है fx और इसका मान 0 होगा यदि f2a माइनस एक्स बराबर माइनस का fx हो। इसी प्रकार ये नंबर 7 प्रगुण है, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रगुण है। माइनस a2a fx dx यानी कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों बराबर हैं लेकिन अपोजिट साइन की हैं, तब हमारा ये मान होता है 2 लिमिट 0 to a fx dx यदि fx समफलन है और इसका मान 0 होगा यदि fx विषमफलन है। समफलन का पता करने के लिए सवाल में x की जगह पर या फंक्शन में x की जगह माइनस एक्स रखते हैं तो वो वही आ जाए, अर्थात f माइनस एक्स बराबर fx हो तो समफलन होता है और f माइनस एक्स बराबर माइनस fx हो तो विषमफलन होता है। अब इन पर आधारित कुछ सवाल करते हैं। ये एक्सरसाइज 7.11 का सवाल नंबर 2 है। I बराबर इंटीग्रेशन 0 to π/2 अंडर रूट साइन एक्स डी एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कोस एक्स। इसमें अंडर रूट कोस एक्स अपॉन अंडर रूट कोस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स भी हो सकता था, या अंडर रूट में टेन एक्स कोट एक्स भी हो सकते हैं, या ये बिना अंडर रूट का भी हो सकता है। तो इनमें सभी में इसी मेथड का प्रयोग करेंगे जो मैं बताने जा रहा हूँ। तो एक हमारा प्रगुण है इंटीग्रेशन a to b fx dx बराबर होता है इंटीग्रेशन a to b f a प्लस b माइनस एक्स dx, यानी कि x की जगह पर दोनों लिमिट को जोड़कर माइनस एक्स रखना है। तो ये बन जाएगा I बराबर इंटीग्रेशन 0 to π/2 अंडर रूट साइन और यहाँ हो गया π/2 माइनस एक्स dx अपॉन अंडर रूट साइन π/2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट कोस π/2 माइनस एक्स। और अब ये आगे बन जाएगा I बराबर 0 to π/2 साइन π/2 माइनस एक्स होता है कोस एक्स, तो कोस एक्स dx अपॉन अंडर रूट ये भी आपका बन गया कोस एक्स और प्लस अंडर रूट कोस π/2 माइनस एक्स आपका साइन एक्स। ये समीकरण 2। अब दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे तो यहाँ बन जाएगा समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। इस टाइप के सवालों में इसी तरह की कैलकुलेशन बनती है। तो जोड़ने पर ये हो जाएगा 2i बराबर लिमिट 0 to π/2। तो समीकरण 1 और 2 दोनों के हर समान हैं तो इसको हर को कॉमन कर लेंगे या इनका लघुत्तम ले लेंगे। तो जब कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट कोस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स। तो यहाँ पे बच गया अंडर रूट साइन एक्स और यहाँ बच जाएगा अंडर रूट ये कोस एक्स। इसी तरीके की कैलकुलेशन इस टाइप के सवालों में बनेगी। तो इससे ये कैंसिल हो गया, दोनों बराबर हैं। अब इसको मैं यहाँ कर देता हूँ तो ये हो गया 2i बराबर लिमिट 0 to π/2 और यहाँ ये कैंसिल हो गए थे तो 1 बच गया, तो 1 dx। अब 1 का समाकलन करेंगे तो 1 का समाकलन होगा x और लिमिट 0 to π/2। अब लिमिट रख के सोल्व कर देंगे तो पहले अपर लिमिट और माइनस फिर लोअर लिमिट, तो ये हो गया 2i बराबर π/2 या i बराबर π/4। तो इस टाइप के जो सारे सवाल हैं वो इसी मेथड से सोल्व होंगे। अब आगे देखते हैं और एक सवाल। ये एक्सरसाइज 7.11 का सवाल नंबर 8 है। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, बोर्ड परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, तो इसको भी अच्छे से तैयार कर लेंगे। इसको करने के लिए जो हमारा प्रगुण है x की जगह पर π/4 माइनस एक्स उसी का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हो जाएगा I बराबर 0 to π/4 और log 1 प्लस 10 π/4 माइनस एक्स यहाँ हम प्रयोग करेंगे। तो ये हो गया I बराबर 0 to π/4 और ये log और यहाँ पर 1 प्लस यहाँ tan a माइनस बी का फॉर्मूला जो है उसका प्रयोग करेंगे। tan a माइनस tan b यानी कि tan π/4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस
10 π/4 इंटू 10x। 10a माइनस बी का सूत्र होता है 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b। तो ये हो गया i बराबर लिमिट 0 टू π/4 और ये हो गया log 1 प्लस 10 π/4 की वैल्यू रख देंगे तो 1 होती है। तो 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x dx। हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया i बराबर 0 टू π/4 log, इसका एलसीएम कर लेते हैं तो एलसीएम हो गया हमारा 1 प्लस 10x, यहाँ बच गया 1 प्लस 10x प्लस 1 माइनस 10x dx। 10x से 10x कैंसिल हो गया तो ये आ गया i बराबर 0 टू π/4 और ये हो गया log 2 अपॉन 1 प्लस 10x। ये फॉर्म बन के आ गई। अब यहाँ log m अपॉन n का प्रयोग करेंगे तो log m अपॉन n होता है log m माइनस log n। तो ये बन गया i बराबर 0 टू π/4 और ये हो गया log 2 dx और माइनस 0 टू π/4 और ये क्या है हमारा log 1 प्लस 10x dx। तो ये वही आ गया जिसको हम लेके चले थे तो इसकी जगह हम लिख देंगे i। तो ये हो गया i बराबर ये log 2 को पहले लिख देते हैं और 0 टू π/4 तो यहाँ बच गया 1, इसका समाकलन करेंगे माइनस ये बन गया i क्योंकि इसी को लेके चले थे। अब इस i को इधर ले आते हैं तो ये हो गया 2i बराबर log 2 और 1 का समाकलन करेंगे तो x होगा लिमिट 0 टू π/4। अब ये हो गया 2i बराबर log 2 और अब यहाँ लिमिट रख देते हैं, पहले अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट 0 हो गया तो ये हो गया 2i बराबर π/4 log 2 या i बराबर π/8 log 2। तो ये इसका आंसर आ गया। अब आगे देखते हैं NCERT बुक के एक्सरसाइज 7.11 का एक और सवाल नंबर 12 देख लेते हैं। यह है i बराबर इंटीग्रेशन 0 टू πx dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। बढ़िया सवाल है, इसको समीकरण 1 मान लिया। तो जो हमारा त्रिगुण है 0 टू a f x dx बराबर होता है इंटीग्रेशन 0 टू a f a माइनस एक्स dx। इसका प्रयोग करेंगे तो फंक्शन में x की जगह पाई माइनस एक्स रख देंगे क्योंकि a की जगह हमारा इसमें पाई है तो ये हो गया पाई माइनस एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स। साइन पाई माइनस एक्स बराबर साइन एक्स होता है और ये पाई माइनस एक्स ऐसा ही रहा। इसको समीकरण 2 मान लिया और समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो i प्लस आई ये हो गया आपका 2i। अब जब जोड़ेंगे तो इनके दोनों के हर समान हैं तो इस हर को हम कॉमन कर लेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। तो यहाँ से बच गया x प्लस यहाँ से बच गया पाई माइनस एक्स डी एक्स। जो ऊपर x आया हुआ होता है इस पर गुण से हमेशा ये खत्म हो जाता है तो ये हो गया 2i बराबर पाई बच गया, इसको शुरू में लिख दिया 0 टू पाई और ये आ गया dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। अब इस तरह के सवाल में अंश और हर में 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा ही इस तरीके के सवालों में किया जाता है। तो अंश व हर में 1 माइनस साइन एक्स से गुणा करने पर तो ये आपका हो जाएगा 2i बराबर पाई शुरू में लिख दिया 0 टू पाई और गुणा करी थी हमने 1 माइनस साइन एक्स की अंश और हर में। तो 1 माइनस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स
तो ये हो गया 2i बराबर पाई, लिमिट 0 टू पाई 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसको अलग अलग कर देंगे, तो अलग अलग करने पर ये दो समाकलन हमारे सीधे सूत्र वाले बन जाएंगे। तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स ये अलग हो गया, डी एक्स माइनस 0 टू पाई साइन अपॉन यानी कि साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब दोनों का समाकलन कर देते हैं। समाकलन करने से पहले 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स को लिख देंगे हम सेक स्क्वायर एक्स और माइनस इसको लिख देंगे 1 अपॉन कोस एक्स हो गया सेक एक्स और साइन अपॉन कोस हो गया ये टेन एक्स। अब समाकलन करते हैं तो 2i बराबर ये हो गया पाई, सेक स्क्वायर एक्स का हो गया समाकलन टेन एक्स और ये लिमिट बाहर रख देंगे ऐसी जैसे मेथड में करते हैं, माइनस इसका समाकलन सेक एक्स टेन एक्स का होगा सेक एक्स और लिमिट 0 टू पाई। अब ये लिमिट रखते हैं, पहले अपर लिमिट टेन पाई माइनस लोअर लिमिट टेन 0, इसी प्रकार यहाँ सेक पाई अपर लिमिट होगी माइनस ये हो गया सेक 0 लोअर लिमिट। अब इनके मान रखेंगे तो ये हो गया पाई और टेन पाई का मान होता है 0 माइनस टेन 0 का भी 0 माइनस सेक पाई का मान माइनस 1 और सेक 0 इसका 1 होता है, तो ये हो गया हमारा माइनस 1। तो ये आ गया 2i बराबर पाई माइनस और माइनस 1 इंटू माइनस 1, तो ये आपका माइनस 2। तो यानी कि ये आ गया 2i बराबर 2 पाई, तो i बराबर पाई, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं। तो ये हो गया आपका i बराबर पाई। तो इस तरीके से हमने आज लेक्चर में निश्चित समाकलन करना सीख लिया। अब मैं आपको आज के लेक्चर पर आधारित कुछ होमवर्क दे देता हूँ। इस प्रकार आज के लेक्चर में हमने निश्चित समाकलन करना सीखा। निश्चित समाकलन का प्रयोग विभिन्न प्रकार के वक्रों के क्षेत्रफल, विभिन्न वक्रों से घिरे क्षेत्रफल निकालने में किया जाता है। इसके अलावा निश्चित समाकलन का प्रयोग विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के वक्र पृष्ठ तथा उनका आयतन निकालने में किया जाता है, जैसे गोला, बेलन, शंकु आदि का आयतन व वक्र पृष्ठ निश्चित समाकलन की सहायता से निकाला जा सकता है। जो हमारा अगला चैप्टर है समाकलन के अनुप्रयोग, वहाँ विभिन्न प्रकार के वक्रों के क्षेत्रफल व उनसे घिरे क्षेत्रफल निकालने के लिए निश्चित समाकलन का प्रयोग किया जाएगा। अब मैं निश्चित समाकलन पर आधारित कुछ होमवर्क के रूप में सवाल आपको दे रहा हूँ, इनको आप करके देख लेंगे। जो सवाल आपसे नहीं हो पाते हैं वो आप अपने गणित के जो अध्यापक हैं उनसे पूछकर इनको सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। और ये आपका होमवर्क है।